ये यूनिट नंबर 8 जो परमाणु और नाभिक दोनों के कॉमन कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। सिर्फ इतने ही नहीं है पर इनसे कंप्लीट हो जाएगा वो। यहाँ पे रदरफोर्ड द्वारा प्रयुक्त अल्फा कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो वैल्यू दी गई है। मतलब रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों की जो बौछार करवाई थी उनमें कितनी एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल में, वो वैल्यू दे रखी है। दूसरा देखो, परमाणु का आकार, एटम का जो साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, 10 की घात माइनस मीटर में। ठीक है, उसका रेंज जो है 10 की घात माइनस 10 मीटर का होता है। दूसरा, रीडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो आपके पास 1.1 10 पावर प्लस में 7 पर मीटर। ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं करें, माइनस नहीं लिख दे आप, पर मीटर। यहां पर रीडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 1.09 भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं हो, दोनों सही है। ठीक है, यहां पर देखें आप कि जो एटम होता है परमाणु वो विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होता है, उदासीन होगा। उसका कारण क्या है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। दूसरा देखें आप कि यह आपके पास बोर त्रिज्या का मान, बोर रेडियस का जो वैल्यू है वो R1, मतलब पहली कक्षा की बात है, ये फर्स्ट क्लास की बात है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये पहली की बात है। अगर दूसरी क्लास की होगी तो 4R1 और तीसरी की होगी तो 9 हो जाएगा, जो क्लास होगी उसका स्क्वायर करके। ठीक है ना। नाभिक का साइज कितना, 1 फर्मी के बराबर, और 1 फर्मी बराबर मीटर में क्या रिलेशन है, 15 मीटर, करेक्ट है ना। दूसरा देखो, हाइड्रोजन एटम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी होगी, 13.6 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसकी एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10.2। ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए एक और, कि न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो उस न्यूक्लियस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो फिक्स रहता है, चाहे न्यूक्लियस कितना भी बड़ा हो। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे nth क्लास में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी का 1/137 टाइम होता है। ये अपनों ने प्रूफ भी किया है। ठीक है ना। दूसरा एक और देखें आप, अब यहाँ पे जैसे ये एनवी क्लास में जो इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो प्रकाश की चाल इतनी है, तो इससे रिलेटेड और भी चीजें अपने को याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फिक्स हो गया कि ये वाली चीजें आएगी, इनसे रिलेटेड ये याद दिलाने के लिए है। दूसरा देखिए, रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो बैक्यूरल होता है, और रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में क्या होता है, सेल्फ इमिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, नाभिक के, परमाणु के नाभिक से स्वतः ऊर्जा का उत्सर्जन, वो क्या होता है, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी होती है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम एटम का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसीलिए अपन 2 लिखते हैं उसमें, करेक्ट है ना। दूसरा देखें, एक आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट जो लॉ है, उसमें 1 ग्राम पदार्थ के लिए निकाला है, 1 ग्राम मटेरियल के में इतनी ऊर्जा होती है। अब 1 ग्राम के लिए हुई है, अगर 1 किलोग्राम होगा तो फिर वहां पर चेंज नहीं करोगे, डायरेक्ट लिखोगे E बराबर mc²। तो अगर 1 किलोग्राम है तो आप m की जगह 1 किलोग्राम लिख देंगे, और अगर 1 ग्राम है तो फिर इस ग्राम को किलोग्राम में आपको चेंज करना पड़ेगा, ये वैल्यू बदली जा सकती है। दूसरा देखें, ये जो तारों में ऊर्जा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स इज न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण
सूर्य में या तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 24 MeV लगभग, ठीक है ना, 2 स्टेप में होती है, तो ये इनको मिलाकर लगभग होती है कितनी? 24 MeV। और नाभिकीय विखंडन में कितनी होती है? नीचे की साइड लिखी हुई है 190 या फिर 200 MeV। इन दोनों की अगर बात करें, इसमें और भी ऑब्जेक्टिव हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है अपने पास, इस न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 लाइटर पार्टिकल कंबाइन होकर एक हेवी पार्टिकल बनाते हैं, करेक्ट है ना? और यहां पर उल्टा है, एक हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर 2 लाइटर पार्टिकल, बेरिलियम क्रिप्टॉन अपनों ने बात करी थी, तो वो होता है। तो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। अब यहां पर और भी चीजें हो सकती है, जैसे कौन सा? मास डिफेक्ट है अपने पास। मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का मान जितना अधिक होगा, मास डिफेक्ट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, वो एटम, वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल मिलेगा अपने को, उतना ही ज्यादा रहेगा, करेक्ट है ना? दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं भैया? ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो मास डिफेक्ट होता क्या है? द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि न्यूक्लियनों के अलग अलग द्रव्यमानों का योग उस नाभिक के द्रव्यमान से सदैव ज्यादा रहता है। तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान में जो अंतर आता है, इस मास डिफरेंस को ही क्या बोला जाएगा? मास डिफेक्ट बोला जाएगा, ठीक है? ये वाली चीज हो जाती है। दूसरा एक और ऑब्जेक्टिव अपने पास आता है कि जैसे एक आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और समस्थानिक, इनके एक एक एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए। दूसरा चीज जो है कि जो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन का, रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन मॉडल है, उसमें कौन कौन सी 2 कमियां हैं, वो भी इस ऑब्जेक्टिव में हो सकती है।